आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपना जिस्म और मुंह को तो सुंदर बना लेती है। लेकिन उसकी लालच खत्म ही नहीं होती और उसकी खूबसूरती ही उसका श्राप बन जाती है। चलिए जानते हैं इस लड़की की कहानी के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने मनपसंद मूवी का नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एल्वरा और अल्मा नाम के दो बहनों को देखते हैं जिनकी माँ, जिसका नाम रिबेका था ना, वो अपने साथ उन दोनों को लेकर किंगडम ऑफ स्वेडलिंडम में जा रही थी। एल्वरा को वहाँ पर प्रिंस जूलियन की लिखी हुई कविताएं पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो मन ही मन प्रिंस जूलियन से शादी भी करना चाहती थी। अब उस किंगडम में पहुंचने पर ये लोग एक बूढ़ा आदमी मिस्टर ऑटो से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि रेबेका यानी कि इन दोनों की माँ थी ना, वो ये बूढ़े आदमी से शादी करने वाली है ताकि इस बूढ़े आदमी की जो बेटी है ना, जिसका नाम एग्नेस था, उसे भी माँ मिल जाए। रेबेका ने ये बूढ़े आदमी से शादी करने का डिसीजन क्यों लिया, ये हमें आगे पता जल्द ही चल जाएगा। खैर, शाम में डिनर टेबल पर ये लोग खाना खा रहे थे और तभी इस बूढ़ा आदमी यानी कि मिस्टर ऑटो को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका वहीं पर देहांत हो जाता है। अब उस बूढ़े आदमी यानी कि एग्नेस के पिता के लेनदार उनके मकान को और जमीन को जब्त करने वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर एल्वेरा और उसकी माँ को पता चलता है कि मिस्टर ओटो यानी कि वही बूढ़ा आदमी है ना, वो पहले से ही कंगाल था। असल में यहाँ पर रिबेका ने मिस्टर ओटो से पैसों के लिए ही शादी की थी, तो वही मिस्टर ओटो ने भी रिबेका से पैसों के लिए ही शादी की थी। यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं लालची हो गए थे और यहाँ पर ये सारा पैसा चुकाना उसे पड़ता है यानी कि रिबेका को, जिसके बाद यहाँ रिबेका को डर सताने लगता है कि ज्यादा उम्र होने की वजह से अब रिबेका को शायद कोई और अमीर पति नहीं मिलेगा। जल्दी ही उनकी जमा पूंजी खत्म भी हो जाएगी। इसलिए एल्वरा अपनी माँ को दिलासा देती है और कहती है कि वो प्रिंस जूलियन से शादी करेगी, क्योंकि अल्मा तो अभी बहुत ही छोटी थी। लेकिन रिबेका जानती थी कि लोग एल्वरा को देखने में काफी साधारण और बदसूरत मानते हैं और इसकी संभावना बहुत कम है कि प्रिंस जूलियन उसे पसंद करे और उससे शादी करे। यहाँ दूसरी ओर हम एग्नेस को देखते हैं जो कि अपने मरे पिता की डेड बॉडी के पास बैठी थी। साथ ही उसके हाथ में अपनी मरी हुई माँ की फोटो भी थी और वो इस वजह से प्रे कर रही थी कि काश मेरी जिंदगी वो बेहतर बना ले। जिसके कुछ दिनों के बाद हम वही किंगडम के राजा को देखते हैं जिनका फरमान आता है और वो अपने बेटे प्रिंस जूलियन के लिए कुंवारी लड़की की तलाश में थे और वो अपने बेटे यानी कि प्रिंस जूलियन की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक कंपटीशन भी रखा था। यहाँ पर जिस भी लड़की को चुना जाएगा उसे यहाँ पर किंगडम ऑफ स्विट्जरलैंड की राजकुमारी घोषित कर दिया जाएगा। अब इस कंपटीशन में तैयारी करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया जाता है और इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी कुंवारी लड़कियां अपना अपना नाम लिखवा सकती थी। अब इसी प्रतियोगिता के लिए इग्निस और एल्वेरा भी अपना अपना नाम लिखवा देती है। तो वहीं हम रिबेका को देखते हैं जो कि वहां के सबसे महंगे सर्जन के पास जाती है और एल्वेरा को नया लुक देने की यानी कि उसके चेहरे की सर्जरी करवाने का फैसला करती है। यहाँ पर रिबेका सर्जन से वादा करती है कि इस कंपटीशन के बाद वो सर्जरी के सारे पैसे चुका देगी। सर्जन यहाँ पर उन्हें कहता है कि एल्वेरा की नाक, आंख और यहाँ पर उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वो एल्वेरा के दांतों को ठीक करता है, उसके बाद उसकी नाक को शेप में लाने के लिए उसकी भी सर्जरी करता है। अब हमें एल्वरा और एग्नेस को यहाँ पर देखते हैं जो कि किंगडम की एक स्कूल में उन लोगों को जा भेजा जाता है, जहाँ पर मिस सोफिया आकर उनको बता दिया कि सभी लड़कियों को यहाँ पर इस कंपटीशन में होने वाले जो पॉल डांस है ना, उसके लिए ट्रेन किया जाएगा और उन्हें शाही तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इन सभी में से 16 लड़कियां ही प्रिंस जूलियन के साथ होने वाले पॉल डांस में क्लैरिफाई की जाएगी। उनके सिलेक्शन में मिस सोफी और उनकी पार्टनर मिस वांझा के द्वारा किया जाएगा। जल्दी ही यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि एग्नेस हर तरीके से बेहतर थी एल्वरा से, जिससे कि यहाँ पर एल्वरा थोड़ी दुखी हो जाती है। अब हम उसी रात को देखते हैं कि डिनर टेबल पर एग्नेस थी ना, वो रिबेका से रिक्वेस्ट करती है कि उसके पिता जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना होगा क्योंकि उनकी बॉडी अब सड़ने लग गई है। तो वहीं रिबेका कहती है एग्नेस से कि अपने बचे हुए पैसे वो फिलहाल अपनी बेटियों पे खर्च कर रही है, तो मिस्टर ऑटो का अंतिम संस्कार वो एल्वरा की प्रतियोगिता जीतने के बाद ही करेगी। तो वही हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर एग्नेस और एल्वेरा दोनों ही जल्दी ही सब कुछ सीखने लग गई थी और हर चीज में बेहतर
बेहतर हो गई थी। जल्द ही वक्त आ जाता है कि चुनी हुई 16 लड़कियों का लिस्ट बाहर आता है, जहां पर एग्नेस का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था, तो वहीं एल्वरा का नाम सबसे नीचे था। क्लासरूम में जल्दी ही एल्वरा को पता चल जाता है कि उसका सिलेक्शन उसकी माँ द्वारा पैसे दिए गए थे और उसके दम पर ही हुआ था। ये सुनकर एल्वरा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एल्वरा का जो बॉडी था ना, वो थोड़ी-सी मोटी यानी कि चबी टाइप की थी, क्योंकि वो खाने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी। इसलिए उसकी माँ अब उसे कम खाना देती है और डाइट पर रखने लग गई थी। तो वहीं दूसरे दिन मिस सोफी जब एक-एक करके सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलती है, तो यहाँ पर एग्नेस बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली यानी कि एकदम खूबसूरत और एकदम परफेक्ट साबित होती है। तो वहीं मिस सोफी जब एल्वरा को देखती है, तो उसे रहम आता है कि कैसे सबके द्वारा उसके लुक का मजाक बनाया जाने के बाद भी वो इस कंपटीशन को जीतने की काफी अच्छी कोशिश कर रही है। इसलिए मिस सोफी एल्वरा को उसकी चबी बॉडी को स्लिम बनाने के लिए उसे कोई डिब्बियां देने लगती है। यहाँ पर एल्वरा जब अपने बैंक को मिस सोफी द्वारा दी गई वही डिब्बियां दिखाती है, तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर तो टैप बम का अंडा था। एल्वरा बताती है कि इस अंडे को निगल लेने के बाद वो कितना भी खाई जाएगी ना, उसका वजन नहीं बढ़ेगा और जल्दी ही पतली हो जाएगी। और यहाँ पर इसके बाद उसकी शादी प्रिंस जूलियन से हो जाएगी। पर एक बार वो शादी हो जाए ना, तो उसके बाद वो एंटीडोट खाकर अपने पेट के अंदर जो वर्म है ना, उसे मार डालेगी। यहाँ पर एल्वरा को पता नहीं था कि टैप वर्म, जिसे फीता कृमि भी कहा जाता है, वो एक तरह का परजीवी कीड़ा होता है, जो कि मानवी की आंतों के अंदर रहकर भोजन करता है और उसके सारे पोषण को भी शोषित कर लेता है। यहाँ पर उससे वजन तो कम हो जाता है, लेकिन इंसान की बॉडी में सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उससे वो काफी ज्यादा बीमारियों के शिकार भी हो सकता है। वैसे अल्मा उसे ये अंडा खाने से मना करती है, लेकिन अलवरा तो किसी भी हाल में यहाँ पर जूलियन से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो टैप बम का अंडा निगल लेती है। उसी रात यहाँ पर एल्वरा को पता चलता है कि इग्नेस का उनके ही अस्तबल के केयर टेकर, जिसका नाम आइजैक था, उसके साथ अफेयर चल रहा है और वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देती है। रिबेका यहाँ पर एग्नेस पर बहुत गुस्सा होती है और अपने ही घर में नौकर की तरह रहने की उसे सजा देती है और घर में ही उसे कैद कर लेती है। तो वहीं दूसरी ओर हम एल्वरा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आती है और अपने माँ से छुपा कर वो बहुत सारा खाना भी खाने लग गई थी। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एल्वेरा की नाक एकदम ही परफेक्ट शेप में आ चुकी थी और अब वो पहले से ज्यादा सुंदर और पतली भी हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर हम इग्नेस को देखते हैं, जो कि नौकरों के साथ काम कर रही थी और यह देखकर एल्वेरा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर अब रेस से बाहर हो चुकी थी। लेकिन कर्मा ना कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों। यहाँ पर एल्वेरा भी जल्दी ही कर्मा की शिकार होने वाली थी। यहाँ पर सर्जन फिर से एल्वेरा को यहाँ पर उसकी आंखों की पुतलों की सर्जरी करने के लिए बुलाता है। अब एल्वेरा की हालत हम देखते हैं, जो कि धीरे धीरे खराब होने लग गई थी और जरूरत से ज्यादा उसे भूख भी लग रही थी। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर मिस वांझा और मिस सोफी एग्निस के ना आने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एग्निस ही डांस ग्रुप की लीडर थी और अपने ग्रुप में जो रिप्रेजेंटेटिव थी ना उस दिन राजमहल की, वो भी वही थी। यहाँ पर रिबेका उन्हें झूठ बोल देती है कि इग्नेस के पिता की मौत के बाद से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही, इसलिए वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगी। यहाँ पर भी स्वांझा आखिरकार एल्वेरा को एग्नेस की जगह दे देती है, क्योंकि सर्जरी के बाद यहाँ पर एल्वेरा भी खूबसूरत दिखने लग गई थी। उसी रात दिखाया जाता है कि एग्नेस, जिसे अब एल्वेरा की नौकरानी जैसा ट्रीट किया जा रहा था, वो यहाँ पर उसका खाना लेकर आई थी। तो वहीं पर ये दोनों नोटिस करते हैं कि एल्वेरा के बाल झड़ने लग गए थे, जिससे कि एल्वेरा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसी रात एल्वेरा की माँ उसे डांस में पहनने के लिए कीमती बॉल गाउन भी मंगवाती है, क्योंकि एल्वेरा वहां पर होने वाले डांस की ओपनिंग भी करने वाली थी और उस डांस की मेन डांसर भी वही थी। यहाँ पर ये लोग एग्नेस के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी करने लग गए थे और उसे नीचा भी दिखाने लग गए थे, क्योंकि ये लोग ना चाह के भी एग्नेस की नेचुरल ब्यूटी से जला करते थे। यहाँ पर डिजाइनर था ना, उसे भी पता चल गया था कि एल्वेरा के बाल झड़ने लग गए हैं और यहाँ पर उसकी माँ भी ये देखकर डर गई थी, इसलिए ये लोग एल्वेरा के लिए एक विग बनवाते हैं और उसे पहना भी देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम एग्नेस को देखते हैं, जो कि सबसे छुटकारा पाने के लिए अपने कमरे में जाती है और अपनी डांस में पहनने वाली बॉल गाउन को निकालती है और यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। यहाँ पर तभी एल्वेरा आ जाती है और उस गाउन को फाड़ देती है, ताकि वो उस कंपटीशन का हिस्सा ना बन पाए।
जिससे कि एग्नेस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने पिता की सड़ती हुई लाश के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। तभी उसकी माँ की आत्मा, जो कि उसकी असली माँ थी ना, उसकी आत्मा आती है और उसे एक जोड़ी जूते देती है और कहती है कि आधी रात के बाद जो बग्गी है ना, वो कद्दू बन जाएगी, यानी कि कुछ जादू होने वाला था, जिससे कि जो जिसका है उसे वापस मिल जाएगा। लेकिन तब तक एग्नेस को अपनी असलियत प्रिंस से छुपा कर रखनी होगी। तो वही वर्म्स थे ना, वो एग्नेस की ड्रेस को भी ठीक कर देते हैं जादुई तरीके से। आखिरकार वो रात आ जाती है और अब यहाँ पर एल्वरा महल में जाती है और वो डांस की ओपनिंग भी करती है। वहां पर मौजूद सभी लोग एल्वरा की खूबसूरती से मोहित हो जाते हैं और प्रिंस जूलियन था ना, वो भी वो सभी लड़कियों में से एल्वरा को ही अपने डांस का पार्टनर चुनता है और उसके साथ डांस करने लग गया था। यहाँ पर एल्वरा की माँ होने के कारण रिबेका को भी कई पैसे वाले मर्द भाव देने लग गए थे। तभी कहानी में जबरदस्त से ट्विस्ट आता है। यहाँ पर हम एक खूबसूरत नकाबपोश लड़की को देखते हैं। उस लड़की के आसपास ऑरा इतना जादुई था कि प्रिंस जूलियन उससे आकर्षित होने लग गया था और वो एल्वरा को छोड़कर उस नकाबपोश लड़की के पास जाकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। डांस करते वक्त एल्वरा पहचान लेती है कि वो लड़की इग्नेस ही है, जिसके कारण एग्नेस वहां से भाग जाती है। यहाँ पर प्रिंस जूलियन भी उसके पीछे भागता है, लेकिन प्रिंस को एग्नेस का एक जूता मिलता है। यहाँ पर प्रिंस उस नकाबपोश लड़की को प्यार करने लग गया था, इसलिए वो ऐलान करता है कि ये जूता पूरे किंगडम में से जिस भी लड़की के पैर में आ जाएगा, फिट हो जाएगा, प्रिंस उसी लड़की से शादी करेगा। एल्वरा यहाँ पर गुस्से में घर आती है और एग्नेस के ऊपर हमला कर देती है। उसकी बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद आखिरकार उससे जूता हासिल कर लेती है। लेकिन उस जूते को पहनती है तो वो जल्दी ही पाती है कि जूते का साइज तो बहुत ही ज्यादा छोटा था, जो किसी भी हालत में एल्वरा के पैर में फिट नहीं बैठता था। बेचारी एल्वरा इस बात से अनजान थी कि ये जूता असल में जादुई जूता था, जो इस पूरे किंगडम में सिर्फ इग्नस के पैरों में ही फिट बैठता था। पर प्रिंस से शादी करने के लिए इस जूते में फिट होने की लालच में वो अपने पैरों की उंगलियां ही काट देती है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बुरी तरीके से तड़पने लग गई थी, चिल्लाने लग गई थी। अब उसकी चीखने की आवाज सुनकर अल्मा और उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है। उसकी माँ एल्वरा को बताती है कि बेटा, तूने गलत पैर काट लिया है। एल्वरा यहाँ पर कहती है कि प्रिंस के पास तो लेफ्ट पैर का जूता है। अब वो बेचारी भूखी एल्वरा का पैर, दूसरा पैर भी रिबेका काट देती है। यहाँ पर एल्मा अपनी माँ का ये रूप देखकर समझ चुकी थी कि मेरी माँ है ना, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब दूसरे दिन अनाउंसमेंट होती है और ये सुनकर एल्वरा की नींद खुल जाती है कि प्रिंस जूलियन जल्दी ही आने वाले हैं। दर्द से तड़पती हुई एल्वरा किसी भी तरह उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द से वो मुंह के बल नीचे गिर गई थी। बेचारी घायल एल्वरा अपने आप को घसीटते हुए दरवाजे तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। हम देखते हैं कि एग्नेस अपना वही ड्रेस पहनकर उसके सामने खड़ी थी और प्रिंस जूलियन वहां पर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो जूता एग्नेस का था। एल्वरा ये देखकर रोने लग गई थी, पर तभी उसकी बहन अल्मा वहां पर आ जाती है और एल्वरा को वही एंटीडोट पिला देती है, जिससे एल्वरा के अंदर का सारा जो वर्म्स था ना, वो बाहर आ जाता है और दोनों बहनें अब अपनी माँ को छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला करती है और निकल जाती है, ताकि अपनी बाकी की जिंदगी आजादी से जी पाए और अपनी लालची माँ के बहकावे में कुछ और दूसरा गलत काम ना करे। और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। कह सकते हैं कि ये मूवी ना सिंड्रेला का थोड़ा डरावना वर्जन है। तो दैट्स इट, यही थी मूवी की कहानी। कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।